हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जय जान के स्टडी सेंटर में। आज हम बताने जा रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो भी जानकारी है वो दे देते हैं। इसके बाद हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स रियल नंबर चैप्टर 1 बताने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या करेंगे, नंबर सिस्टम में कुछ जानकारी दे देते हैं, जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद तो पहले क्या करेंगे हम, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इसके बाद भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, जुड़वा सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबके बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। स्टार्टिंग में क्या है, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या है। तो गिनती के सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जो दुनिया में जितने भी संख्या है जिसे हम गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे होता है कि 1 2 3 4 5 6, इसी तरह क्या अनंत तक चले जाएगा, यह क्या होगा, इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाएगा। तो गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जितने भी संख्या है जिसको हम अपने आँखों से देखते हैं और गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ प्राकृत संख्या किससे चलता है, 1 से लेकर अनंत तक जितने भी संख्या वह सभी के सभी क्या है, प्राकृत संख्या है। इसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण का अर्थ क्या होता है, पूरा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। प्राकृत संख्या होता है, इसका अर्थ है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या में स्टार्टिंग कहाँ से था, 0 से। 0 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक जाएगा, या अनंत तक जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर प्राकृत संख्या है तो 1 से स्टार्टिंग होगा। यहाँ क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जब कहेगा तो कहाँ स्टार्ट होगा, पूर्ण मतलब क्या होता है, पूरा। पूरा का मतलब क्या होता है, 0 से स्टार्ट करना है उसको। तो 0 से लेकर अनंत तक की जितने भी संख्या वह क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ लिखे प्राकृत संख्या के समूह में। देखो यहाँ प्राकृत संख्या स्टार्ट किससे है, 1 से लेकर अनंत तक। यहाँ क्या है, 0 से लेकर अनंत तक। तो प्राकृत संख्या यहाँ से यहाँ है, यह पूरा क्या है, प्राकृत संख्या है। इसमें शामिल क्या हुआ, 0 शामिल हुआ। तो प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ हो गया पूर्ण संख्या, तब यहाँ 1 से लेकर अनंत तक क्या है, और 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या में किसको शामिल कर दिए, शून्य को शामिल कर दिए। तो प्राकृत संख्या में के समूह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे ये पूछेगा कि पूर्ण संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है ना, क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या किसमें मिल रहा है हमको, 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या मिल रहा है पूर्ण संख्या में। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। क्योंकि सभी पूर्ण संख्या कहेगा प्राकृत संख्या, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर 1 से स्टार्टिंग, यहाँ क्या है, 0 है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या हमें पूर्ण संख्या में मिल जा रहा है। क्योंकि यहाँ प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक है। 1 से लेकर अनंत तक हम किसमें मिल रहा है, पूर्ण संख्या में। तो जब हम क्वेश्चन पूछेगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है तो बोलेंगे है, लेकिन इसी में पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है तो बोलेंगे नहीं है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में नहीं मिलेगा। इसके बाद है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जब पूर्ण संख्या को यहाँ लिखेंगे पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चीज के साथ व्यक्त किया जाता है तब उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखो जब पूर्ण संख्या को, यह क्या है, पूर्ण संख्या, इसी पूर्ण संख्या को क्या धनात्मक और ऋणात्मक चीज द्वारा, जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चीज के साथ व्यक्त किया जाता है तब उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ लिखते हैं हम 0 से अगर दाहिने तरफ जाएंगे तो क्या होगा, +1,
फिर होगा +2, फिर होगा +3, फिर होगा +4, फिर होगा +5। फिर इसी तरह कहाँ जाएगा या अनंत तक चले जाएगा, या कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। या जहाँ से जब स्टार्टिंग होगा तो यह कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यह जाएगा अनंत तक। अब फिर यह 0 है, 0 से अगर बाएं तरफ जाएंगे तो किस में होगा, माइनस में होगा। यह हो जाएगा -1, यह हो जाएगा -2, कॉमा हो जाएगा -3, कॉमा होगा -4, फिर कॉमा होगा -5। यह भी कहाँ तक जाएगा, धीरे 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी जाएगा अनंत तक। तो अगर 0 से दाएं तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा, और 0 से बाएं तरफ आएगा तो किस में आएगा, या माइनस में आएगा। तो 0 के बाएं तरफ गए तो माइनस, और 0 के दाएं तरफ गए तो प्लस। और यह तुम्हारा 0 है, 0 से अगर दाएं तरफ जा रहा है कि बाएं तरफ जा रहा है। तो यह जब हम क्या बोले थे, जब पूर्ण संख्या को, यह कौन सी संख्या 0 से लेकर यहाँ जा रहा है, देखो 0 से लेकर कहाँ जा रहा है, 5 तक। तो 0 से लेकर जा रहा है कहाँ, तो यह कौन सी संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। देखो अगर 0 से इधर जाए तभी पूर्ण संख्या होगा, इधर जाए तभी पूर्ण संख्या, क्योंकि 0 से यहाँ किस में जा रहा है, 1 2 3 4 5। इधर भी 0 से अगर एक तरफ ले जाएंगे तो 1 2 3 4 5। लेकिन फर्क इसमें क्या है, जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक ची के साथ व्यक्त किया जाता है, देखो फर्क उतना ही है, जब ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। अगर 0 से इधर जाए तभी पूर्ण संख्या है, 0 से इधर जाए तभी पूर्ण संख्या है। अगर 0 के इधर हम जा सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं, और 0 के इधर भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि जब पूर्ण संख्या को, या तुम्हारा यहाँ से इधर भी पूर्ण संख्या, यहाँ से इधर भी पूर्ण संख्या है, तो यहाँ क्या कर रहा है कि जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक ची के साथ व्यक्त किया था, अब इसी पूर्ण संख्या को इसमें धनात्मक के साथ व्यक्त करते हैं, और इधर किस में व्यक्त करते हैं, ऋणात्मक में व्यक्त करते हैं। तो जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक ची के साथ व्यक्त किया जाता है तब उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यह जो मेरा होगा कौन सी संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। यह जो संख्या है कौन सी संख्या, जैसे लिख दिया ना, 0 से लेकर अगर दाहिने तरफ जाएंगे तो प्लस और बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस। यह सभी के सभी जो संख्या है वह क्या है, पूर्णांक संख्या है। 0 से लेकर कहाँ जाएंगे हम, इन्फिनिटिव तक, यानी अनंत तक। फिर इधर भी आएंगे तो 0 से लेकर कहाँ जाएंगे, अनंत तक। यह कौन सी संख्या होगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। पूर्णांक संख्या होगा, इसको यहाँ से हम जब बोलेंगे, यह प्लस यहाँ से जब यह चलेगा, यह जो संख्या होगा जहाँ तक जाएगा, यह सभी का सभी क्या होगा, इसको हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे धनात्मक, मार्कर नहीं चल रहा है, धनात्मक पूर्णांक इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। और 0 तो इधर माइनस की तरफ आ रहा है, तो माइनस की तरफ आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और यह 0 है, इस 0 को क्या बोलेंगे, अब इसमें देखो 0 के दाएं तरफ जितने भी संख्या, इस पर कौन सा चार्ज है, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे इसको, इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। और 0 के बाएं तरफ जितना भी इसमें क्या लगा है, माइनस लगा, तो यह कौन सा पूर्णांक होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा। लेकिन 0 पर कोई चार्ज नहीं लगा, 0 पर यह ना तो धनात्मक लगा है, नहीं तो ऋणात्मक, या प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस दोनों भी बोल सकते हैं, दोनों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस 0 होता है, 0 पर कोई चार्ज नहीं होता है। यह क्या होता है, यह जो होता है वह उदासीन होता है। यह कौन सा पूर्णांक होता है, यह होता है उदासीन पूर्णांक होता है। 0 कौन सा पूर्णांक होता है, उदासीन पूर्णांक होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, नहीं प्लस होता है, नहीं माइनस होता है। इसलिए नहीं होता है, जैसे यहाँ देखिए, अगर हम 5 में 0 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा। अगर देखो दूसरा संख्या जोड़ते हैं, अगर धनात्मक 0 के अलावा दूसरा संख्या अगर 5 में हम +1 जोड़े तो क्या हो गया, 6 हो गया। फिर अगर 5 में हम -1 जोड़े तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जब हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्या किसी संख्या में जोड़ते हैं तो वह संख्या या तो घटता है या तो बढ़ता है। देखो जब किसी संख्या में कोई धनात्मक संख्या या कोई ऋणात्मक संख्या जोड़ते हैं तो उसका मान या तो घट जाता है या तो बढ़ जाता है। देखो तो जब भी कोई संख्या मान लो 5 लिया
5 में हम क्या जोड़ दिए, 1 जोड़ दिए, धनात्मक संख्या जोड़े तो 6 हो गया और ऋणात्मक संख्या जोड़े तो क्या होगा, 4 हो गया। तो इसमें क्या हो गया, संख्या में परिवर्तन हो गया। देखिए इसी संख्या को अगर हम जोड़ेंगे, जैसे यहाँ 5 है, 5 में हम 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा। अगर इसी 5 को क्या करेंगे, हम -0 करेंगे तभी क्या होगा, यह 5 ही होगा। यानी इसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर 0 को जोड़ने से या घटाने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए क्या कहते हैं हम कि 0 पर कोई चार्ज नहीं होता है। यानी 0 नहीं तो धनात्मक होता है, नहीं तो ऋणात्मक होता है। तो 0 कौन सी संख्या होता है, तो 0 होता है उदासीन पूर्णांक। उसको कौन सी बोलेंगे, 0 क्या है, उदासीन पूर्णांक है, क्योंकि 0 को जोड़ने और घटाने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इतना याद हो गया कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये तीनों आप समझ गए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। दुनिया में जितनी भी संख्या है जिसे हम अपने आंखों से देखते हैं और गिनते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 से लेकर अनंत तक। इसके बाद है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या ये है, इसमें क्या हम शामिल कर दिए, शून्य को शामिल कर दिए। तो प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद होता है पूर्णांक संख्या। इसको हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चीज द्वारा व्यक्त किया जाता है तब उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे सम संख्या, विषम संख्या करने जा रहे हैं। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, या इसको हम बोलते हैं यौगिक संख्या किसे कहते हैं। तो पहले हम बातें करेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या इसको बोलते हैं हम इवन नंबर। तो बोलेंगे वो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या तो ऐसे ही बोल सकते हैं वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए, उसे क्या कहते हैं हम, सम संख्या यानी इवन नंबर बोलते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है पूरा विभाजित हो। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या कहते हैं हम, सम संख्या कहते हैं। जैसे होता है 2, 4, 6, 8, 10, ये सब का संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। यह क्या 10, इसके बाद क्या जाएगा, यहाँ अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट होगा, यानी अनंत तक ऐसी संख्या चलती रहेगी। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इसके बाद होता है विषम संख्या, इसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। या तो बोलेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे होता है 1, 3, 5, 7, 9, इसी तरह होगा 11, 13, 15, इसी तरह चलते चले जाएगा। कहाँ पे जाएगा, या अनंत तक जाएगा। क्योंकि 1 है वो 2 से विभाजित है, नहीं है। 3 विभाजित है, नहीं है। 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है। क्या है, 2 से विभाजित नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद अगला भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है यौगिक संख्या, या तो इसको बोलते हैं संयुक्त संख्या। अगर आपसे बोल दिया जाए यौगिक संख्या किससे कहते, तभी भी परिभाषा यही होगा। अगर संयुक्त संख्या बोल दिया जाए तभी वही परिभाषा होगा, और भाज्य संख्या बोल दिया जाए या कंपोजिट नंबर बोल दिया जाए तभी परिभाषा क्या होगा, सेम होगा। तो वैसी संख्या, भाज्य संख्या किससे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें क्या है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं का मतलब वो अपने खुद से, एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखो होता है एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से। देखो जैसे यहाँ 4 है तो 4 किससे कटता है, 4 1 से कटता है। इसके बाद किससे कटता है, 4 1 और स्वयं का मतलब क्या होता है, 4 खुद से और किसी दूसरे संख्या और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित है। तो 4 किससे विभाजित है,
वह 1 से विभाजित होगा, वह 4 स्वयं अपने से विभाजित हो जाएगा, इसके बाद किससे होगा, या 2 से भी होगा। इसीलिए कहते हैं कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से, तो किसी अन्य संख्या से यानी 2 से विभाजित हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे तुम्हारा 6 हो गया, तो 6 किससे विभाजित होगा, यहाँ 6 है तो 6 किससे विभाजित होगा, यहाँ 6 अपने खुद के हैं, जैसे यहाँ पर 6 है, तो 6 कौन कौन संख्या से कट रहा है, तो 6 कहता है कि 1 और स्वयं के अलावे, तो पहले यह 6 1 से कटेगा, इसके बाद स्वयं कहेगा, स्वयं का मतलब होता है वह खुद से कट रहा है, 6 अपने आप से कट रहा है, और इसको कौन काट रहा है, 2 काट रहा है, इसके बाद क्या काट रहा है, इसको 3 काट रहा है। तो कहता है कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, किसी अन्य संख्या से मतलब अपने और खुद के अलावे, अपने और 1 के अलावे किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। या तो इसका एक और परिभाषा अथवा में लिखा है, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहेंगे। या तो इसको यौगिक संख्या बोलेंगे या संयुक्त संख्या बोलेंगे, तीनों सेम है। इसको क्या कहते हैं, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे यहाँ मान लो कि 6 है, 6 का गुणनखंड कितना है, पहले 2 से लगाएंगे फिर 3 से लगाएंगे, तो 6 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर या 3 कटेगा, या किससे कटेगा, 1 से कटेगा। या 6 किससे कट रहा है, 6 2 से, 3 से, 1 से, तीनों से कट रहा है। तो इसका किसका कितना गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। तो यहाँ कहता है कि 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अब जैसे यहाँ 6 है, यहाँ हम बताए थे 6 का कितना गुणनखंड है, 6 1 से भी कट रहा है, 6 6 से भी कट रहा है, और 6 किससे कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो इसका कितना गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है। तो क्या कह रहा है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, कम 2 से अधिक होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक जितना भी हो सके वह क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। तो जैसे तुम्हारा हो गया 8 है, 8 किस से कट रहा है, देखो 8 1 से कट रहा है, 8 खुद से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। इसका कितना गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है ना, यह 2 से अधिक गुणनखंड यानी कौन सी संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। जैसे यहाँ 9 है, 9 किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है। यहाँ जो 9 कट रहा है वह किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, या 3 से कट रहा है, और कुछ संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ कितना गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड हुआ, तो 2 क्योंकि इसका गुणनखंड कितना है, 3 है, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो कौन संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ 10 है, 10 किससे कटेगा, 1 से, 10 से, 2 से, 5 से। यह कितना गुणनखंड इसका हो गया, 4 गुणनखंड हुआ। 10 का कितना गुणनखंड हो गया, 4 गुणनखंड। तो कहता है जब कोई संख्या, वैसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाएगा। वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसे बोलेंगे, वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ बतलाए थे कि यह 1 से कट रहा है, 1 और स्वयं के अलावे कौन संख्या से कट रहा है, 2 और 4 से भी कट जा रहा है। तो इसलिए क्या था, 1 और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसके बारे में बताएंगे अभाज्य संख्या, फिर बताएंगे सभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या बोलते हैं रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, या इसी को दूसरा नाम क्या है, रूढ़ संख्या। इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से ही कटे, वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इससे पहले हम बताए थे कि भाज्य संख्या, तो वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। यहाँ क्या कह रहा है कि अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको ऐसे याद करेंगे, वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी रूट संख्या बोलते हैं, या तो बोलेंगे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इसके बाद इसको है दूसरा अथवा में लिखा है, इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका केवल
दो ही गुणनखंड हो, केवल दो ही गुणनखंड हो, दो से अधिक नहीं हो, दो से कम भी नहीं हो, केवल दो ही गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए अभाज्य संख्या है, जैसे तो आपका 2 दिया है तो कहता है केवल दो ही गुणनखंड होना चाहिए। केवल वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। अब यह तुम्हारा 2 है, वह 2 किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है। 2 का कितना गुणनखंड होगा? 2 का गुणनखंड होगा कितना? 1 और 2, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो केवल जिसका केवल 2 ही गुणनखंड, इसका गुणनखंड कितना हुआ? 2 हुआ। तो वैसी संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। देखो यह जो 2 है वह एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं मतलब वह खुद के, एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से विभाजित है? नहीं है। जैसे यहाँ 3 है, 3 किससे विभाजित है? 3 विभाजित है 1 से और किससे? अपने से, एक और स्वयं से। इसके बाद 3 के बाद क्या? 5 है, 5 किससे विभाजित है? 1 और स्वयं से। इसके बाद 7 है, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 तो तुम्हारा क्या होगा? 6 जो कटेगा वह 6 किससे विभाजित होगा? 6 विभाजित होगा 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो यह क्या होगा? इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, इससे हम पहले बताए थे। तो यह किससे विभाजित होगा? 5 होगा। इसके बाद क्या होगा? 7 हो गया। 7 किसके, इसका कितना गुणनखंड होगा? 1 होगा, 7 होगा। इसके अलावा कुछ है? नहीं है। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या तो बोलेंगे वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। इसका गुणनखंड कितना है? 2, 1, 2। इसका गुणनखंड कितना है? 2। इसका भी कितना है? 2। इसका भी कितना है? 2। तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे पहले हम बताते हैं भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका केवल 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्या। यह आपका क्या है? 2 से केवल 2 गुणनखंड हो तो क्या होगा? अभाज्य संख्या। और 2 से अगर अधिक गुणनखंड हो तो उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे यहाँ मान लो 6 हुआ, 6 का कितना गुणनखंड होगा? 6 का गुणनखंड होगा आपका 1 होगा, 6 होगा, 2 होगा और क्या होगा? 3 होगा। तो यहाँ कहता है केवल 2 गुणनखंड हो तो क्या होगा? अभाज्य संख्या। और वही केवल 2 से अधिक गुणनखंड हो तो क्या होगा? भाज्य संख्या। अगर केवल 2 गुणनखंड हो तो अभाज्य संख्या, और 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। क्योंकि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे दूसरे से भी कट जाए। तो एक और देखो, एक और स्वयं के अलावे किससे कट रहा है? दूसरे संख्या 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम? भाज्य संख्या। लेकिन यहाँ कहता है अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो। देखो जैसे तुम्हारा यह 3 है, यह एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित है? नहीं है। तो यह क्या होगा? यह होगा अभाज्य, यह क्या हो जाएगा? भाज्य। इसके बाद है अब यहाँ जैसे आपका पहली क्या है? अभाज्य संख्या। सबसे पहला अभाज्य संख्या कितना है? 2 है। सबसे पहले जो अभाज्य संख्या वह कितना है? 2 है। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या पूछे तो क्या होगा? 2। सबसे पहला अभाज्य संख्या पूछे तो कौन सी संख्या होगा? सबसे पहला अभाज्य संख्या पूछे, जैसे यहाँ मान लो पहला अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या पूछे तो क्या बोलेंगे? 2। इसके बाद है पूछेगा पहला, इसके बाद पूछेगा पहला अभाज्य संख्या पूछे तो क्या होगा? पहला अभाज्य संख्या कौन सा है? 2 है। इसके बाद है पूछेगा सम अभाज्य संख्या कौन होगा? सम अभाज्य संख्या। इसके बाद पूछेगा सम अभाज्य संख्या कौन है? तो 2, क्योंकि सबसे पहला अभाज्य संख्या पूछे तो अभी 2, सम अभाज्य संख्या पूछे तो 2, क्योंकि सम या जो है 2 है वह सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। यही एक संख्या 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है। दूसरा कोई भी संख्या सम है? नहीं है। दूसरा कोई भी संख्या जैसे 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, वो सभी संख्या क्या होगा? सम। ये 2 एक ऐसा संख्या है जो सम रहते हुए भी अभाज्य संख्या है। इसीलिए बोलेगा कि ये पहला अभाज्य संख्या कौन है? तो 2। सम अभाज्य संख्या कौन है? तो 2। सम संख्या होते हुए भी क्या है? यह अभाज्य, क्योंकि यह 2 से कट रहा है और अपने से कट रहा है, किसी दूसरे संख्या से नहीं कट रहा है। यहाँ पर जैसे आप 4 सम संख्या है, देखो 4 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। इसमें अभाज्य संख्या कितना हो गया? 2। केवल 2 गुणनखंड नहीं है, केवल 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए क्या होगा? यह अभाज्य संख्या के अंदर नहीं आएगा। इसमें हो गया पहला अभाज्य संख्या पूछे तो 2,
सम अभाज्य संख्या पूछे तभी 2। इसके बाद है, इसको और भी बोल सकते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तभी क्या होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पहला अभाज्य संख्या क्या होता है तो 2 बोलेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तभी 2 बोलेंगे। सम अभाज्य संख्या बोले तभी हम इसको क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। इसके बाद है दूसरा, अब यहाँ पर 3 है, यह क्या है, विषम संख्या है। आपसे पूछा जाए पहला अभाज्य संख्या, इसके बाद पूछेगा कि पहला विषम अभाज्य संख्या, यहाँ है कि पहला सम अभाज्य संख्या हो गया, यहाँ पूछेगा पहला विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। अगर आपसे पूछ दिया कि पहला विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो अगर पहला सम अभाज्य संख्या बोले चाहे सम अभाज्य संख्या, तो वैसे पहला 2 ही है। इसके बाद आपसे पूछे पहला विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो पहला विषम में कौन, ये तो सम आ रहा है, विषम कौन होगा, 3 होगा। पहला विषम अभाज्य संख्या पूछे तो 3। इसके बाद है पहला विषम अभाज्य संख्या, इसके बाद पूछेगा पहला विषम सबसे छोटी विषम संख्या पूछे तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो क्या होगा, 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 हो जाएगा। पहला विषम अभाज्य संख्या, तो पहला विषम तो यह 2 है, अब तो सम है, तो पहला विषम कौन होगा, ये होगा। तो पहला विषम अभाज्य संख्या पूछे तो 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम में पूछ रहा है, सबसे छोटी विषम कौन है, 3 है जो अभाज्य संख्या है। और यह जो सबसे छोटी पूछेगा सम संख्या, तो 2 होगा। सम अभाज्य संख्या पूछे तो भी 2 होगा। पहला अभाज्य संख्या पूछे, पहला अभाज्य संख्या कौन है, तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2। और सबसे ज़्यादा पूछा यह है आपका ये नंबर में, सम अभाज्य संख्या कौन होगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे तो क्या होगा, 2। अगर ऐसे ही पूछ दिया कि आपको अभाज्य संख्या सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या है, तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2। इसके बाद है पहला, इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य 2। इसके बाद विषम पूछे तो 3 होगा। चलिए अब हम बातें करेंगे सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और जुड़वा सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में। इससे पहले हम बातें किए थे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। अब हम बात करेंगे सह अभाज्य संख्या। तो वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका महत्तम समवर्तक यानी HCF 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसको याद करेंगे, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका महत्तम समवर्तक यानी या तो HCF 1 हो, उसे क्या कहते हैं हम, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या वैसी 2 संख्या, देखो ऐसी 2 संख्या है, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या भी हो सकते हैं। वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका महत्तम समवर्तक 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ हो गया 3 5 7 9 5 7 11 7 11 या तो 11 13, इसके बाद सब 11 17 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सम संख्या नहीं लिख सकते हैं। विषम संख्या लिख सकते हैं, विषम संख्या लिख सकते हैं। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या लिख सकते हैं। ऐसे यह तुम्हारा क्या है, दोनों देखो, यह तुम्हारा क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो सम नहीं लिख सकते हैं, जैसे सम जो होगा, जैसे सम होगा या सम होगा, यह तुम्हारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। हमेशा या तो अभाज्य संख्या या विषम संख्या दोनों मिला के लिख सकते हैं। जैसे तुम्हारा 2 हो गया 6 होगा, या ये भी नहीं होगा। फिर आपका 2 हो गया, एक सम और एक विषम लिख सकते हैं। वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका महत्तम समवर्तक 1 हो, उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे देखो यहाँ 3 है और 5 है, तो 3 5 का महत्तम समवर्तक कितना होता है, यहाँ देखो 3 से लगाएंगे, एक बार में लगेगा, इसके बाद घट कितना देगा 2, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा। फिर यह 2 से इसमें लग जाएगा एक बार में,
फिर जब घटेगा तो क्या देगा, 1 देगा। अब यह 2 यहाँ आएगा, फिर ये इससे भाग करेंगे तो क्या 2 बार में कट जाएगा। इसका HCF कितना आया, 1 आया। तो जिसका HCF 1 आएगा वह क्या कहलाएगा, सहअभाज्य। वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कैसे, जैसे यहाँ 3 5 क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या हो गया। इसके वजह से 7 9 है, तो 7 में हम किसका HCF निकालेंगे, तो 7 से इसमें 1 बार में लगाएंगे। यहाँ घट के कितना देगा, या 2 देगा। फिर यह 7 नीचे यहाँ आएगा, फिर 2 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर यह घट के 1 देगा, फिर यह 2 नीचे आएगा, फिर इससे यह लगाएंगे तो कितना 2 बार में कट जाएगा। इसका HCF कितना आएगा, 1 आ गया। HCF कितना आएगा कि लास्ट में कितना से कट रहा है, 1 से कट रहा है ना, लास्ट किसको कितना कट रहा है, 1 से कट रहा है। इसका HCF 1 हो गया। तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर 7 है यहाँ 9 है, यह संख्या दोनों किससे कटेगा, 1 के अलावा किसी और से कटेगा। वैसा संख्या ढूंढना है जो दोनों को काट दे। तो दोनों को कौन संख्या काट सकता है, 1 काट सकता है। तो इसका HCF कितना हो गया, 1 हो गया। जैसे यहाँ 7 और 9 का हम क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 7 को इसको LCM निकालेंगे तो यह किससे कटेगा, 7 से 1 बार में कटेगा। यह 9 से कितना बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। तो HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिले, दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो 7 9 का HCF कितना हो गया, 1 हो गया। जैसे यहाँ 5 है और कितना है, 7 है। जब भाग विधि से निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ 5 7 को निकालना है, तो 5 को यहाँ पर निकाल लेंगे, 7 को यहाँ पर निकालेंगे। 7 से निकालेंगे तो 1 बार में, या 5 से निकालेंगे तो 1 बार में। तो HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में अभिनिष्ट गुणनखंड हो। तो दोनों में अभिनिष्ट गुणनखंड कौन है, 1 है, क्योंकि यह 1 दोनों में मिल रहा है। यहाँ इसका HCF कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से सबको निकाल लेंगे। तो जिसका HCF, वैसी दो संख्या ढूंढना है जिसका HCF 1 हो, वह क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। अब तो याद हो गया कि वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका महत्तम समवर्तक 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरह हम 3 5 लिए, 7 9 ले लिए, 5 7 ले लिए, 7 11 लिए। यहाँ पर आप 7 13 भी ले सकते हैं, 11 13 लिख सकते हैं, 15 के बाद 13 17 लिख सकते हैं। इसी तरह से चलते जाएगा, इसीलिए क्या हुआ, यह इत्यादि लिख दिए। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को बजाएं, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे।